वासियों, दर्शकों, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। चुनावी साल में ऐसी कई दिलचस्प घटनाएं आपके सामने आ रही होंगी, जिनको आप समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, खासकर वो बयान जो इधर से उधर और उधर से इधर जाने वाले होते हैं और पार्टी दावा करती है कि वो हमारे साथ हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के एक बयान से सामने आई है। गोविंद सिंह जी ने उन्हें ऑफर दिया है और अनूप मिश्रा जी ने ऑफर को ठुकरा दिया और कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। इतना ही नहीं कहा कि ये भी कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक तरफ हमारे साथ हैं आज सिद्धार्थ रजावत जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं बीजेपी का धन्यवाद। पक्ष नमस्कार। हमारे गुलरेज शेख जी हैं, आपका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ जी मैं आपसे पूछता हूं। जी। सिद्धार्थ जी, जरा बात बताइए कि आप बीजेपी पर अवसरवादी सियासत करने का आरोप लगाते आए हैं, हमेशा लगाते आए हैं। लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिसमें आप कई नेताओं का नाम जिक्र करते हुए उन्हें अपने पाले में लाने की बात कह रहे हैं या फिर आप उन पर डोरे डाल रहे हैं, तो क्या ये अवसरवादी वाली सियासत नहीं है क्या? देखिए दिव्यांश जी, कांग्रेस 138 साल पुरानी विचारधारा है और उसके बाद विचारधारा के बाद ये एक पार्टी में कन्वर्ट हुई है। तो हमारी एक विचारधारा है और हमारी विचारधारा कभी भी देखिए कांग्रेस पार्टी में किसी भी दल से जो आए अगर वो कांग्रेस विचारधारा को स्वीकार करता है तो उसका स्वागत होता है हमेशा से। और अभी आपने जो बात करी अनूप मिश्रा जी की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अभी आपने देखा था जब कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी लोकतंत्र की हत्या करके 35-35 40-40 करोड़ में विधायकों को खरीद के भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई। आपको याद होगा जब उपचुनाव चल रहे तो ये वही अनूप मिश्रा जी हैं जब इन्होंने एक बयान दिया था और उनका पूरा एक ऑडियो वायरल हुआ था और उन्होंने बोला था। अनूप मिश्रा जी तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन से ही हम डॉक्टर गोविंद सिंह को बीजेपी में लाने के लिए प्रयासरत थे। इस पर आप क्या कहेंगे फिर? नहीं देखिए ये जग जाहिर है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी पहले समाजवादी थे और रघु ठाकुर जी के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा भी निकाली थी और उसके बाद उनको गांधी विचारधारा, नेहरू विचारधारा, वल्लभ भाई पटेल जी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा को जब उन्होंने पढ़ा समझ में आया तब वो कांग्रेस में आ गए और आज 5 बार के विधायक हैं, वो लोकप्रिय विधायक हैं। पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी किसी से भी संपर्क नहीं कर रही है, ना किसी को डोरे डाल रही है, ना किसी को बुलाने जा रही है। ये आक्रोश है ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो यही हालात कांग्रेस के अंदर थे। उस समय आप देखिए कितने लोग परेशान थे, विचलित थे, गुटबाजी चरम पे थी। आज वही नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीमार भाजपा, 4-4 भाजपाएं भारतीय जनता पार्टी में बन गई है सिंधिया जी के जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हाँ हाँ, सिद्धार्थ जी, ये सब देखिए चुनावी साल में होता है। टिकटों के बंटवारे के वक्त नाराजगी, कुछ स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब नाराजगी बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर गुलरेज जी को जोड़ लेता हूं चर्चा में। डॉक्टर गुलरेज जी, आपकी बात सुनकर बड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस मुस्कुराहट की वजह क्या है जरा उनसे हम समझ लेते हैं। अवसरवादी सियासत की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन इस वक्त आरोप ये लग रहे हैं कि आपकी पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस वाले किसी नेता के संपर्क में नहीं है। अगर कोई विचारधारा से सहमत होता है हमारी, कोई हमारे साथ आना चाहता है, तो कांग्रेस उसका स्वागत कर रही है। इससे आपको क्या एतराज है? देखिए मित्र, परसों के दिन मैं देख रहा था लगभग लगभग सभी बड़े चैनलों ने माननीय अनूप मिश्रा जी का भी नाम चलाया था कि ये भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, कांग्रेस में जा सकते हैं। आज उन्होंने उठा के जूता मार दिया उन सभी लोगों के ऊपर भी और कांग्रेस पार्टी के चेहरे के ऊपर भी। देखिए बात क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है कि पिछले 2.5-3 साल से लगातार ये ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैच वर्क कर सके, किसी ना किसी बड़े नेता को ला सके। उसके लिए तमामों किस्म के प्रलोभन भी दे रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम जानते हैं इस चीज को। और कांग्रेस की प्रवृत्ति भी रही है इस प्रकार के काम करने की, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड हो, चाहे वो नोट कांड हो, वो सब हमने देखा है। संसद में हमने नोटों की गड्डियां भी देखी हैं, वो सब कुछ देख चुके हैं। तो ये प्रवृत्ति से मजबूर है। एक जो वैक्यूम, जो गैप बना हुआ है
चाहते हैं किसी प्रकार से भी उसमें कुछ तो भराव कर सके ताकि चुनावी साल में चल पाए, लेकिन वो होना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और भी है दिव्यांश भाई, मैं आपके मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की चुनौती देता हूं। मैंने पहले भी चुनौती दी थी, आपको स्मरण होगा, जब कमलनाथ बाबू की सरकार थी तो इन्होंने विधानसभा में सुन ले इन्होंने चैलेंज किया था, याद होगा नहीं आपको, बीजेपी चैलेंज किया था कि हमें कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं वो। नहीं, इन्होंने 2 विधायकों को अपने पास बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब हमने चुनौती दी थी, मैंने भी चुनौती दी थी टीवी पे बैठकर कि इस खेल को आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, फिर वापस समझ जाइए भाई साहब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है आपके साथ। थोड़ा बहुत तो कुछ बचा है कपड़ों के नाम पर, एक आध अंग वस्त्र बचा है, वो भी क्यों आप निकालना चाहते हो? ठीक है सिद्धार्थ जी, जी आप कुछ बीच में बता रहे थे, फिर मैं, लेकिन उससे गुजारिश ये है कि ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि एक बार में एक मेहमान बोले, वरना आवाज जो है ना सुनाई देती है। सिद्धार्थ जी अब आप अपनी बात रखिए कि जी बात कह रहे हैं कि आपने ऑफर तो कर दिया, लेकिन साथ ही पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा जी ने दिखा दिया, आईना दिखा दिया कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कांग्रेस वाले, लेकिन जरा हकीकत देख लो क्या है। हम साथ चलने वाले नहीं हैं, हम बीजेपी के साथ है, खूंटा वहीं गाड़ा हुआ है। आप प्रलोभन दे लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ रहेंगे। देखिए दिव्यांश जी, ये राजनीति के जो रूप होते हैं कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये आप भी जानते हैं, गुलरेज भाई भी जानते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। एक गाना आया था पुराना, शायद याद होगा आपको। तो अनूप मिश्रा जी की शैली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और मैं बचपन से काफी उनसे उनके साथ रहा हूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई की तरह पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक संबंध रहे हैं मेरे उनसे। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में, मेरे नाना जी की हवेली में अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे, सिंधी की छावनी में। और उस एरिया को हमने, हमारे नाना जी ने उनको दिया, उसमें लाइब्रेरी बना दी, उनकी मेमोरी अटल बिहारी मेमोरेबल लाइब्रेरी बना दी गई है। तो मैं पारिवारिक सदस्य हूं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उनकी कथनियों करनी का भी मेरे को पूरा अंदाजा है, कब कौन सी चाल कब क्या करेंगे। ये वही अनूप मिश्रा जी थे, आपको याद होगा। कांग्रेस को नीचे दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में लीडरशिप की कमी है। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गुल्ले जी, मैं थोड़ा, लेट मी फिनिश, उसके बाद आप आइएगा, आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे भी गुल्ले जी ने बोला, दीपक जोशी जी ने कल प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि मेरे से किसी कांग्रेसी ने संपर्क नहीं किया। 3 दिन पूर्व मैंने माननीय कमलनाथ जी से फोन पे चर्चा की, उसके बाद मैंने उनको अपना पूरा दुख दर्द बताया कि पार्टी के अंदर मेरी क्या पोजीशन कर दी गई है, मेरी कितनी तौहीन की जा रही है, मेरे संग कितना पक्षपात किया जा रहा है। बोलते मैं ही नहीं, अभी इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो लोग कमल का साथ छोड़ के नाथ के साथ आ रहे हैं, तो क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं कमलनाथ पे विश्वास कर रहे हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। और अभी आने वाले समय में आप, वो अभी एक कहावत तो एक पुरानी है ना कि तू चल मैं आई, ये गाना काफी प्रचलित रहा है। तो अभी गुलरेज जी आप देखिएगा, अभी पूरी फहरिस्त है, पूरी लिस्ट बनी हुई है, जो अभी आप बोल रहे थे। अच्छा हाँ, मैं एक बात और दिव्यांश जी, आपके आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मैं एक खत्म कर दूं। मेरे भाई ने बोला कि कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है, तो मैं इनको याद दिला दूं कि 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी में 24/7 भाजपा जो काम करती है, जो विश्व की सबसे बड़ी अपने आप को मिस कॉल पार्टी बताती है। तो शायद मेरे मित्र को ये नहीं मालूम कि सिर्फ चुनी हुई 3 जगह सरकार है, बाकी जगह आपने लोकतंत्र की हत्या करके ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, नहीं नहीं बता रहा हूँ, नहीं नहीं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूं। तो मेरे भाई ने जो बोला कि आज पूरे संपूर्ण भारत के अंदर आपने जो कमल और नाथ को तोड़ के जो बात बताई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी जी जी, तो दिव्यांश जी मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने 19 में जो खोया था, आज हम कहीं ना कहीं जाके उसको प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी, आप लीडरशिप पर तो सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस की लीडरशिप पर, लेकिन अभी तो आपके एक नेता छोड़कर गए हैं, अभी कई और लाइन में हैं। कमलनाथ जी भी इससे पूर्व कह चुके हैं कि कई बीजेपी के नेता लगातार संपर्क में हैं, जिससे आप भी नकारते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कांग्रेस के आरोपों को लेकर
कि कमल का साथ छोड़कर क्या और आपके नेता नाथ के साथ ना जुड़ जाएं, इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम तो इनको चुनौती देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं साथ में कि आप ला सको तो लेकर आ जाओ आपके साथ। देखिए, दीपक भैया ने छोड़ा, ये बात सच है। और उनके जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसी के अंदर उनका जवाब भी है कि उनकी 3 दिन पहले कमलनाथ जी से बात हुई। मतलब उनको जो अप्रोच किया गया वो अप्रोच किया गया कमलनाथ जी के द्वारा। और अभी भी आप देखिए, माननीय अनूप मिश्रा जी जो बोल रहे हैं ना, वो हवा में लठ या अंधेरे में लठ नहीं घुमा रहे हैं, वो नामजद बोल रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने प्रलोभन दिया। तो गोविंद सिंह राजपूत तो आपके यहाँ के मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत तो आपके यहाँ के मंत्री हैं। देखिए, थोड़ा दूसरा निकल गया गोविंद सिंह जी ने, जो आपका गोविंद नेता है गोविंद सिंह लाहार, थोड़ा तू भी मेरे वेरी प्रिफाइड। जी, ऐसे बोलिए ना। गोविंद सिंह लाहार ने मुझसे संपर्क किया और प्रलोभन दिया। जब कोई भी व्यक्ति और कोई भी बड़ा नेता यदि स्पष्ट रूप से किसी को नामजद इंगित करता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है। वरना ऐसा यदि फेक बयान देना हो, चलता बयान देना हो, तो नाम नहीं लिया जाता, एक गुमनाम सी बात कर दी जाती है। तो ये बात तो स्पष्ट होती है। फिर अभी मेरे भाई ने बताया कि आप विस्कॉल पार्टी हो और आपके तो 3 ही राज्य में सरकारें हैं। थोड़ा सा मैं डाटा क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास डबल वोट था। डबल वोट किसके मुकाबले? कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। और जिन भी जगहों पर, जिन सीटों पर डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेस्ट था, वहां हमारा विनेबिलिटी का रेशो जो था वो 92% था। आप उठा के देख लीजिए चीजों। स्ट्राइक रेट वो 92%। नहीं, ये आंकड़ा तो फिर अगर जो पिछला कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ था उसको उठा के देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस का ज्यादा था। देखिए, कांग्रेस का 36% वोट था, भाजपा का 35% था। तो मध्य प्रदेश की यदि बात करूं तो आप 2018 के भी चुनाव को उठा के देख लीजिए। उस समय भी सीटों में हम कुछ कम थे, इनसे पीछे थे, लेकिन वोट प्रतिशत में हम ज्यादा थे। तो ये पार्टी की बात कर रहे हैं ना, ये ग्रास रूट पर काम करने वाली 24/7 काम करने वाली पार्टी। ये एक ऐसा सियासी गणित है जिसे समझना और जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सवाल हार जीत जो जीता वही सिकंदर। ये गणित ठीक है, केमिस्ट्री है ना, जो जीता वही सिकंदर। मैं कह रहा हूँ ये गणित नहीं, केमिस्ट्री है, ये रसायन शास्त्र है। तू चल मैं आई, ये टिकट, जब टिकट का सीजन आएगा तो क्या ये मुहावरा और जोर पकड़ेगा? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं भाई साहब कि भाजपा एक सागर है और ग्रास रूट्स की पार्टी है जो कि विचारधारा के बेसिस पे बनी है, कार्यकर्ता के बेसिस पर है। यहाँ नेता को नेता बनाता कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जिसके लिए लग जाता है वो व्यक्ति जीत जाता है। आप कितने उदाहरण देख लीजिए, आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, आप विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए, ऐसा चेहरा जिसको लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते लेकिन कार्यकर्ता मेहनत करता है और उसको विधायक सांसद बना देता है। ये ताकत है भाजपा की। नेता ताकत नहीं होता। भंवर सिंह शेखावत जी का गिना रही है, सत्तन जी का गिना रही है कि नाराज चल रहे हैं पार्टी से। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, सत्तन जी को जितना मैं जानता हूँ, सत्तन जी जो है उनके डीएनए में भारतीय जनता पार्टी है। तो दीपक जोशी जी के भी डीएनए में भारतीय जनता पार्टी और संघ था, जनसंघ के थे वो, जनसंघ के थे वो। डीएनए खत्म होता जा रहा है। आप कांग्रेस मुक्त करने, आप भारत को कांग्रेस मुक्त करने चले थे, आप कांग्रेस युक्त होते चले गए। अब देखिए आपके धीरे धीरे सारे जनसंघ के लोग जाते जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी एक सवाल था, एक मिनट गुलरेज जी, मैं सवाल ले लूं जरा सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। हमने इस डिबेट के दौरान अवसरवादी सियासत की बात की, लेकिन मेरे जहन में एक बात यह भी आ रही है मौजूदा स्थितियों को देखकर, क्या कांग्रेस अगर बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में ला रही है, जितने नेता आए या आने वाले दिनों में आएंगे, तो क्या उसके मायने ये भी हैं, जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, आपको अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है कि वो आपको जीत की गारंटी दे पाएंगे, इसीलिए आप बीजेपी के नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं ताकि जीत पक्की हो जाए? देखिए दिव्यांश जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी आज कहीं ना कहीं ये लांछन तो लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि उनके पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। तो फिर क्या कारण रहा कि 19 में इन लोगों ने सरकार गिरा के हमारे ही जो परिवार के लोग थे उनको आपस में लड़वा के और सत्ता में ये काबिज, सत्ता में आसीन हुए जाके।
तो ये स्पष्ट है कि उस समय पे भी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पे जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे जो विधायक सारे थे, उन्होंने उन पे माननीय कमलनाथ जी पे भरोसा जताया और उनको सत्ता की चाबी उनके हाथ में दी। और अभी पुनः आप देखिएगा, आज कांग्रेस के अंदर एक एक सीट पे 2-2 3-3 कैंडिडेट तैयार बैठे हुए हैं। आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 60,000 कार्यकर्ता पोलिंगों पे एक पोलिंग पे 4-4 यूथ हमारा तैयार बैठा हुआ है। 23,000 के करीब हमारे मंडलम सेक्टर ये सब तैयार बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पे हमारा संगठन खड़ा हुआ है। हाँ, इस बात को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश के अंदर 17-18 वर्ष से कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए थे। 2003 के बाद हम 8 में भी कमजोर हुए, 13 में भी कमजोर हुए, 13 के बाद हम दोबारा पुनः एक बार खड़े हुए 18 में आके। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, जो उस समय पे 8 साल 10 साल 6 साल के जो बच्चे थे, उन्होंने जब जवानी में कदम रखा तो पूरा समय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखा। तो हमको कहीं ना कहीं यूथ को डाइवर्ट करने में, कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में, देखिए 17-18 साल का एक बहुत लंबा वक्त होता है दिव्यांश जी किसी भी संगठन को। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कार्यकर्ता टूटता जाता है, उसका मनोबल टूटता जाता है। और जो सत्ता में बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR करना, अभी 1.5 वर्ष के अंदर 7,832 के करीब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे FIR हुई, फिर भी वो हताश नहीं हुआ। हम देखिए 28 साल बाद हम जबलपुर जीते, 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते महापौर, 18 साल बाद मुरैना जीते। तो कहीं ना कहीं संगठन हमारा पुनः खड़ा हो रहा है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और यही एक घबराहट का विषय है। दिव्यांश जी एक बात और बोलूंगा, मुरलीधर राव जी को दिल्ली से आना पड़ा। लंबी हो जाएगी बात, लंबी हो जाएगी। डॉक्टर गुलरेज जी, आप लीडरशिप पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि जो पुराने आंकड़े थे हार के, वो जीत में तब्दील हो रहे हैं। वो पिछले चुनावों की बात भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिन विधायकों ने उनका साथ छोड़कर आपका दामन थामा था, उन स्थितियों की बात भी कर रहे हैं कि हम तो लगातार मजबूत हो रहे हैं और जीत हमारी होगी। इस पर आपका पक्ष? दिव्यांश जी, आप ये बताइए कि जब उन विधायकों ने माननीय सिंधिया जी का साथ आकर इनका साथ छोड़ा था और इस्तीफे दिए थे, इस्तीफे देने के उपरांत जो वापस से उपचुनाव हुआ था उसमें वो जीत के आए और उन्होंने, इन लोगों ने सारी बातें की थी, लेकिन जमीन पर जनता ने इनका समर्थन नहीं दिया। इसका मतलब आम जन जो है वो इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी स्थिति है जिसको कांग्रेस को जिससे दो चार होना पड़ रहा है। और अभी आपने एक बात की थी दीपक जोशी जी की, तो मैं एक बात कहूंगा कि 3 तरह के होते हैं कि उनका डीएनए में जनसंघ था, बिल्कुल था, इतना जनसंघ डीएनए में था कि उनके पिताजी ने उनका नाम दीपक रखा, जो कि चुनाव चिन्ह हुआ करता था भारतीय जनसंघ का। लेकिन एक होता है पूत होता है, एक होता है सपूत होता है, और एक तीसरा भी होता है, आप समझ रहे हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके पिताजी माननीय कैलाश जोशी जी को 19 महीने तक जेल में रखा, जेल का जो चक्कर चलाने वाली चंडाल चौकड़ी थी जिसपे 3 लोग थे, संजय गांधी था, उनका दोस्त कमलनाथ था और टाइटलर था, तो उस चंडाल चौकड़ी के पास चले गए। उसमें से जो 3 गुलरेज जी कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कम से कम सम्मान से बोलिए, कमलनाथ मत बोलिए। हम भी शिवराज सिंह जी बोलते हैं, कम से कम कमलनाथ मत बोलिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, सुनिए, वाणी का संयम रखिए, वाणी की मर्यादा रखिए। उसी व्यक्ति के पास आज चले गए, बात कर रहे हैं कि सही बात ये है कि माननीय दीपक गुलरेज जी, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, चाहे नेता से वार्तालाप कर रहा हो, सम्मान का इस्तेमाल करें, माहौल और अच्छा रहता है, गरिमा बनी रहती है। आप चाहता हूँ। हाँ ठीक है, अब बात अपनी पूरी कीजिए। देखिए होता क्या है, देखिए कि जब राहुल गांधी जी कमलनाथ जी को इंदौर की 56 दुकान की आइसक्रीम की दुकान पर बोलते हैं कमल आइसक्रीम खाओगे, तो फिर अब हम क्या बोले, आप बताइए ना। राहुल गांधी जी उनको कमल बोलते हैं आप बताइए मैं क्या बोलूं फिर। ये थोड़ा सा इसको आप जूम करके चलाइएगा। आप अपने घर वालों के साथ जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही दूसरे करेंगे। जब राहुल गांधी उनको कमल बोलेंगे तो आप मुझसे अपेक्षा क्यों रखते हो कि मैं कमलनाथ जी कहूं? आपके पास कोई साक्ष्य है राहुल जी का कमल बोलते हुए का? साक्ष्य है आपके पास? देखिए दिव्यांश जी,
दिव्यांश जी, आप स्टूडियो में बैठे हैं, 2018 की फाइल निकलवा ले, जिसपे राहुल गांधी और कमलनाथ जी इंदौर के 56 दुकान पर आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम की दुकान पर, तो वहीं पर उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला, कमल यू वांट आइसक्रीम। मेरी बात सुनिए, इस डिबेट से बाहर कौन किसके लिए क्या बोल रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने डिबेट में क्या बोल रहे हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। अब सिद्धार्थ जी फोटो मत दिखाइए, कोई बात नहीं, फोटो मत दिखाइए। नहीं दिव्यांश जी कल मध्य प्रदेश के सारे चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी के जितने मीडिया प्रमुख थे, सबने ये बोला कि माननीय कमलनाथ जी ने कैलाश जोशी जी की तस्वीर को हाथ भी नहीं लगाया और एक कुन्ने में फेंक दिया। तो मैं ये बात दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए आप, ये एक मिनट दिखाता हूं मैं। तो मैं आपको ये तस्वीर में ये दिखाना चाह रहा था कि बाकायदा हम लोगों ने खादी की सूत की माला, जो गांधी विचारधारा का एक चिन्ह है, वो हमने बाकायदा उनको माननीय कमलनाथ जी ने उनको अर्पित उनको पहनाया है। ये देखिए आप। और कल नेहा बग्गा जी, जितने चैनल के जितने प्रवक्ता थे, सबने झूठ परोसा। ये देखिए आप, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। किस प्रकार से कल तक तो दीपक जोशी जी आंखों के तारे थे, आंखों के दीपक थे, आज क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ सिद्धार्थ जी। अब जरा मुझे आगे की रणनीति बताइए। जो हम देख रहे हैं, दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, क्या इशारा है दर्शकों के लिए आने वाले दिनों में? टिकट के बंटवारे को लेकर जहां मायूसी दिखेगी, जहां विपक्षी में नाराजगी दिखेगी, तो क्या उन नेताओं की आप बात जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो आप जल्दी से पाले में आए? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, आपसे सवाल है मेरा ये। देखिए दिव्यांश जी, भारतीय जनता पार्टी बोलती जरूर है कि 24/7 और एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आज देखिए मध्य प्रदेश के अंदर का कैडर पूरा समाप्त हो चुका है। आज जो जनसंघ से लगा के, मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दोबारा से एक हम लोगों ने अपने आप को दोबारा से रिसाइकल करते हुए आज नए जो युग की जो टेक्नोलॉजी है, आईटी है और जो भी टेक्नोलॉजी है, उस पर चलते हुए आज हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चुनाव में पुनः उतरे हैं, एक नई दम से, एक नई टीम के रूप में। और 23 के चुनाव में आप देखिएगा, जिसने 4 साल 5 साल मेहनत की है, सुनिए, जिसने फील्ड में मेहनत की है, दिव्यांश जी मैं वही बता रहा हूँ, जिसने भी 4 साल फील्ड में मेहनत की है, जनता के बीच में जाके कार्य किया है, माननीय कमलनाथ जी ने साफ बोल दिया कि आप 2-2 लाख 10-10 लाख की भीड़ मेरे को नहीं चाहिए। 50 गाड़ियां लेकर आते हैं रैली में, मुझे नहीं चाहिए। भीड़ आप किराए पे लेके आते हैं, मेरे को इससे मतलब नहीं है। टिकट उसी को मिलेगा जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जो जनता जिसको चाहेगी, जो जिताऊ होगा, उसको टिकट दिया जाएगा। 1 भी % किसी को भी हेलीकॉप्टर टिकट, पैराशूट टिकट कोई नहीं रहेगा। मतलब बीजेपी से जो आएगा, आपकी पार्टी को ज्वाइन करेगा, उसे टिकट नहीं मिलेगा, कम से कम नहीं। मेरी बात सुनिए, ये तो बात कल दीपक जोशी जी ने स्पष्ट कर दी थी कि माननीय कमलनाथ जी ने के नेतृत्व में जो आया हूं, तो ये स्पष्ट है कि मैं किसी शर्त से नहीं आया हूं कि मुझे टिकट चाहिए या मुझे कोई क्षेत्र चाहिए। और ये कमलनाथ जी ने भी बोल दिया, जिसको ज्वाइन करना है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, पर बिना शर्त के ज्वाइन करे। मैं टिकट की बात नहीं करूंगा। आप आइए, पार्टी के प्रति समर्पित रहिए। आपका कार्य देख के, आपका व्यवहार देख के आपको कहीं ना कहीं संगठन के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि कोई भी दल से आता है तो उसके संग कुछ लोग आते हैं, उनकी आस्थाएं, उनका कमिटमेंट होता है, तो वो कमिटमेंट पूरा किया जाएगा, पर कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। जिस प्रकार से सिंधिया ने जाके मनमानी करी, अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हक खा गए और जो आज घर बैठ गए, उस प्रकार से कांग्रेस में नहीं होगा। डॉक्टर गुलरेज जी, घेरेबंदी पूरी रहेगी? आने वाले दिनों में कोई बीजेपी का नेता कांग्रेस ज्वाइन ना कर ले, नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी? दिव्यांश भाई, हमारा कार्यकर्ता जो होता है ना, वो वैचारिक कार्यकर्ता होता है। आवश्यकता नहीं होती है कि किसी की घेराबंदी की जाए। आप आमूमन तौर पर देखें कि इक्के दुक्के उदाहरण तो आपको सब जगह मिल जाते हैं। जिसने भी बीजेपी छोड़ी, वो या तो वापस बीजेपी में आया या फिर उसने दूसरा दल बनाया, तो उस दल का पूरे के पूरे का विलय किया। चाहे आप बड़े बड़े उदाहरण देख लीजिए, उमा भारती जी को देख लीजिए, येडियुरप्पा जी को देख लीजिए, आप गुजरात के उदाहरण देख लीजिए। तो बीजेपी एक परिवार है, कैडर बेस्ड और विचार आधारित परिवार है, तो घेराबंदी करने की जरूरत नहीं है। हमारी घेराबंदी जो विचार के जो बीज है ना, उसी के माध्यम से हम करते हैं और उसको हम हर दिन और प्रगाढ़ करते जाते हैं। यही हमारे रीति नीति और यही हमारी कार्यशैली है।
ठीक है। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि जिन सीटों पर आपने कांग्रेस उम्मीदवारों को बीजेपी ज्वाइन की, उन्हें आप टिकट अगले चुनावी साल में देने जा रहे हैं, वहां पर जो बीजेपी कैडर के नेता हैं, जो मैदानी नेता हैं, उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। देखिए, मैं कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि हम कांग्रेस वाले नेता कि बीजेपी वाले नेता हमसे संपर्क में हैं, कभी भी बीजेपी छोड़ सकते हैं वो। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये बात गलत है। मैं बताया ना आपको कि सारे चैनल्स अनूप मिश्रा जी के विषय पे भी चला रहे थे। आज स्पष्ट बात आ गई, उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि कौन उनसे संपर्क कर रहा था, क्या हो रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि घेराबंदी करने की आवश्यकता नहीं, विचार से और प्रेम से जुड़ता है कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी के लेवल का हो या मेरे जैसा छोटा आदमी हो, कोई भी क्यों ना हो। और जहाँ तक मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, हर नेता की इच्छा होती है विधायक, सांसद बनने की, जनप्रतिनिधि बनने की। तो कहीं पर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो दुखी होता है, लेकिन संगठन का काम होता है कि फाइनली सीट एक ही को मिलना है, 100 कार्यकर्ताओं में से एक को ही टिकट मिलेगा, तो ठीक है, उसको समझाते हैं, सम्मान देते हैं, और वो बेसिकली हमारा कार्यकर्ता कहीं नहीं जाता, क्योंकि विचार आधारित कार्यकर्ता है, और उसके साथ के जितने लोग हैं वो भी उस व्यक्ति से ज्यादा उस विचार से जुड़े हुए हैं। यदि वो जाने की सोचता है तो साथ में लोग नहीं जाते। बड़ी बड़ी दिलचस्प चर्चा रही, बड़ी दिलचस्प चर्चा रही। मैंने कोशिश यही की, जो बयान इस वक्त हम सुन रहे हैं उसके जमीनी मायने क्या है, पॉलिटिकल मायने क्या है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल बड़ा दिलचस्प होता है। इधर से उधर से इधर बहुत होता है ना। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इस उम्मीद के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और सम्मान सबसे जरूरी है, फिर चाहे वो कोई भी मेहमान हो, कोई भी नेता हो, सम्मान है तो फिर मान है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए, मध्य प्रदेश को ये बताने के लिए, कैलकुलेशन बताने के लिए कि अंदर खाने इस वक्त चल क्या रहा है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया।